सामने पीपल का पेड़ खड़ा लहरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह कह रहा हो, आओ बेटा, तुम्हें अपनी आगोश में ले लूं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस अपनी कुछ उम्मीद को लेकर मैंने मायके की दहलीज पर कदम रखे थे, यह सोचकर कि शायद मेरे कदम रखते ही मेरे तीनों भाइयों के बीच का मतभेद खत्म हो जाएगा। मगर सिर्फ यह मेरी भूल थी। सामने 3 दीवारें दिखाई दे रही थीं। दिलों के बीच दीवार खड़ी हो चुकी थी। अब यह कैसे खत्म होती? झगड़ा सिर्फ इस पीपल के पेड़ को लेकर था। यह किसके हिस्से में हो, इस बात को लेकर तीनों के बीच घमासान जारी था। अंततः यह निर्णय लिया गया कि इस पेड़ को ही गिरा दिया जाएगा और इसकी लकड़ियों का भी बंटवारा होगा और उस जगह का भी। अंतिम बार मैं अपने पीपल के पेड़ से मिलने आई थी। देख तो लूं आखिरी बार। पीपल का यह पेड़ मेरे बचपन की सारी खुशियों का गवाह रहा है। गर्मियों में अम्मा कहती थीं, थोड़ी देर पीपल के पेड़ के नीचे खेलो ताकि ज्यादा गर्मी ना लगे। कुछ देर तक मैं उसके नीचे खड़ी हो गई। पता नहीं ईश्वर का विधान क्या है, समझ में नहीं आता। मेरे तीनों भाई आपस में जान देते थे। मैं ही उनके बीच कबाब में हड्डी बन जाती थी और लड़ाई लगाया करती थी। लेकिन ये तीनों एक दूसरे से भरपूर प्यार करते थे। बड़े भैया ने अपना इंजीनियरिंग इसलिए ड्रॉप किया था कि मझले भैया इंजीनियरिंग कर सकें, क्योंकि पापा के पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि दो बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ा सकें। छोटा प्रवीण सबका दुलारा था। अम्मा का तो वो लाडला था। लेकिन न जाने कौन से ग्रह का साया मेरे परिवार पर पड़ गया। अब इन ऊंची दीवारों को फांद कर कहाँ जाऊं? किसके घर पहले जाऊं? मैं नम आंखों से पीपल के पेड़ के तले खड़ी थी। तभी बड़े भैया की आवाज मेरे कानों में पड़ी। अरे नीता, वहां क्या कर रही है तू? उनकी आवाज से मैं अपने प्रश्न व्यू से बाहर आई, अपनी आंखें पोंछी और उनके पैर छूकर प्रणाम किया। अंदर आओ, अंदर। भैया के चेहरे पर परिचित मुस्कान मौजूद थी। सैलजा, जरा चाय बनाना, देखो कौन आया है। भैया अपने चिर परिचित अंदाज में खुशी से भाभी को आवाज देते हुए बोले, नीता, तुम चाय लोगी या कॉफी? भैया को चाय पसंद थी, इसीलिए मैंने चाय बोल दिया। भाभी भी खुशी से बलैयां लेते हुए बोली, बहुत अच्छा किया नीता, तू आ गई। तुम्हें देखते ही भैया खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद मैं मझले भैया के पास चली गई और फिर छोटे प्रवीण के पास। सबने मुझे हाथों हाथ लिया। मैं आश्चर्यचकित थी इस बात से कि इतनी देर से मुझे यह नहीं पता था कि माँ कहाँ है। प्रवीण, माँ कहाँ गई? उसके चेहरे पर शून्यता दिखाई दे रही थी। वह झल्लाते हुए बोला, नीता, हम तीनों ने मिलकर यह फैसला किया था कि माँ 4-4 महीने सबके पास रहेंगी, मगर माँ को यह नागवार लगा। उनके ईगो पर आ गया। वह नाराज होकर बोली, अब मेरा भी बंटवारा करोगे? घर जमीन जायदाद सब तो बांट लिए, मेरा बंटवारा नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? मैं उसकी बात समझ नहीं पाई। अब क्या बताऊं घर की बात? प्रवीण बोल रहा था। उसकी बात मेरे गले में ही अटक गई। घर की बात? मैं उसे एकटक देख रही थी। उसने अपनी बात को संभालते हुए कहा, नीता, तुम अपने ससुराल में उलझी रहती हो। तुम अपने पति, परिवार और बच्चों को संभालो। यहाँ की टेंशन मत लो, हम सब संभाल लेंगे। वह सब ठीक है, पर यह तो बताओ कि माँ कहाँ गई? माँ गंगा होम चली गई है। क्या? माँ वृद्धाश्रम चली गई है? यह तुम लोगों ने क्या किया? किस बात पर इतना मतभेद हो गया कि तुमने माँ को ही हटा दिया? हमने माँ को वृद्धाश्रम नहीं भेजा, यह उनकी खुद की इच्छा थी। तुम उनसे बात क्यों नहीं कर लेती? कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, परंतु माँ का फोन कभी लगता ही नहीं था। कई बार भाभी से भी पूछ चुकी थी, किंतु उनका गोल गोल जवाब यह बताता था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए उनके पास फोन नहीं रहता। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने अपना पर्स उठाया और कहा, मैं माँ से मिलकर आती हूँ। मेरे मन में कई सवाल आ जा रहे थे। उन्हीं सवालों के साथ मेरा 3 व्हीलर रुक गया। गंगा होम यानी वृद्धाश्रम का बोर्ड मेरा स्वागत कर रहा था। कुछ फॉर्मेलिटी करने के बाद मैं रिसेप्शन रूम में बैठ गई। थोड़ी देर में माँ को आते हुए देखा। माँ उदास नहीं थी। मुझे देखते ही उन्होंने गले से लगा लिया। यह सब क्या है? आप यहाँ क्यों हैं? अरे छोड़ो ना उन तीनों की बात। इतने दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई है, बैठकर कुछ बातें करते हैं। पर माँ, मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगी, आप मेरे साथ चलिए। अरे नहीं, मुझे नरक का भागीदार मत बनाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। मेरी ही गलती थी जो मैं उनमें संस्कार नहीं भर पाई। मगर माँ, कोई क्या कहेगा कि 4 बच्चों की माँ वृद्धाश्रम में? अरे वृद्धाश्रम तो है नहीं ना, यह तो तेरी बड़ी मौसी का घर है, जिसे तेरे मौसा जी ने वृद्धाश्रम में बदल दिया। मुझे यहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं है, मैं खुश हूँ।
मेरी बहुत सारी सहेलियां बन चुकी हैं, सब मेरा ख्याल रखती हैं। उस घर में रहकर लड़ाई झगड़े से तो अच्छा है कि मैं यहीं रहूं। बचपन में हम गंगा मौसी के यहाँ जाते भी थे, इसीलिए वह जगह कुछ अनजान नहीं थी। मौसी की कैंसर से मृत्यु के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए मौसा जी ने इसे अनाथ बुजुर्गों के लिए घर बनवा दिया था। बड़े ही भारी मन से मैं माँ से विदा लेकर वहाँ से निकली। दूसरे दिन सुबह ही मुझे वापस लौटना था। रात भर करवट बदलने के बाद नींद देर से आई और सुबह ठक ठक की आवाज़ से नींद खुली। तभी बड़ी तेजी से आवाज़ करता हुआ कुछ धड़ाम से गिर गया। मैं कमरे से निकलकर बालकनी में आ गई। सामने पीपल का पेड़ कटे हाल में धराशायी गिरा हुआ था। मेरी आंखें भर आईं। रिश्तों में मन के भेद इतने ज़्यादा क्यों हो जाते हैं कि हमारी सोच में भी मतभेद हो जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न अंतुरित। मैंने सबसे विदा लिया और वहाँ से निकल आई। सबने झोली भर भर कर मुझे गिफ्ट दिया था। सब कुछ ठीक था, लेकिन आपसी कौन सी लड़ाई थी, समझ से परे थी। अगर किसी को थोड़ी ज़मीन ज़्यादा मिल जाती या किसी को थोड़ी ज़मीन कम मिल जाती तो उससे क्या हो जाता। एक समय ऐसा था कि बड़े भैया ने अपनी इंजीनियर बनने का सपना छोड़ दिया था, पर आज की सच्चाई मुझे खून के आंसू रुला रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।